वेलकम टू एबीसी कैंपस। हमारा सब्जेक्ट है कैफ 3 बिजनेस लॉ, जिसमें हम चैप्टर नंबर 8 एजेंसी की फोर्थ वीडियो कर रहे हैं, अथॉरिटी ऑफ एन एजेंट, और कुछ पास्ट एग्जाम्स पर डिस्कशन करेंगे फ्रॉम आई कैप स्टडी टेक्स्ट 2020 एंड आई एम योर फैसिलिटेटर काशिफ अदील। सो अथॉरिटी ऑफ एजेंट में इशू क्या है? इशू ये है कि प्रिंसिपल ने अनलिमिटेड अथॉरिटी नहीं दी होती एजेंट को। To enter into any contract on behalf of principal, there are limits on the authority of an agent that restrict the type of agreement that the agent can enter into, and the principal is only bound to honor agreements that the agent makes within the limits of his authority. So principal is only bound to honor those agreements and contracts जो एजेंट ने negotiate किए हैं within the limit of his authority. So when a third party deals with an agent who does not have the authority to make the transaction, the principal may or may not be bound. अब जब एजेंट ने अथॉरिटी से सीड कर लिया है, तो तब भी प्रिंसिपल के लिए जो है वो जो मैटर है वो सिंपल नहीं है। प्रिंसिपल पे स्टिल कॉन्ट्रैक्ट बाइंडिंग भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता, और ये डिपेंड किस चीज पर करेगा? इट डिपेंड्स अपॉन द नॉलेज ऑफ द थर्ड पार्टी रिगार्डिंग द अथॉरिटी ऑफ एन एजेंट। कि थर्ड पार्टी को एजेंट की अथॉरिटी के बारे में क्या नॉलेज थी, उसे क्या पता था कि एजेंट की अथॉरिटी किस टाइप की है, कितनी है, उस पर कोई लिमिट है या नहीं है, और क्या एजेंट की अथॉरिटी है भी या नहीं, उस बारे में कोई रिप्रेजेंटेशन प्रिंसिपल की तरफ से थी या नहीं। तो ये फैक्टर्स हमें कंसीडर करने होंगे इस मैटर को देखने में। तो एक सिंपल सिनेरियो पहले देखते हैं और उसके बाद स्पेसिफिक अथॉरिटी की टाइप्स की तरफ जाएंगे। सो एन एजेंट अकमल इज एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ अ प्रिंसिपल पारस. He enters into a contract with another party, Tariq, stating that he is acting as agent for Paras. However, Akmal has actually acted outside his authority. यानी उसकी अगर वो एजेंट था भी सही, तो जो उसने कॉन्ट्रैक्ट किया वो आउटसाइड हिज अथॉरिटी था. पारस रिफ्यूजेस टू कैरी आउट द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. अब यहां पर पारस लाइबल हो भी सकता है थर्ड पार्टी को, नहीं भी हो सकता. तो पारस लाइबल नहीं होगा तो फिर थर्ड पार्टी के साथ डायरेक्ट डील करना पड़ जाएगा एजेंट को. So in this situation, the agent Akmal would be liable to both the third party Tariq and to the principal Paras for breach of warranty of authority, कि जो उसने शो किया है कि उसके पास अथॉरिटी थी वो एक्चुअली नहीं थी, तो उसने वारंट जो किया था कि उसके पास अथॉरिटी है वो उसको ब्रीच किया उसने. तो इसको अगर इलस्ट्रेट करते हैं हम, तो आप देखते हैं कि एजेंसी थी लेकिन जो एजेंट है उसने एक्ट किया आउटसाइड अथॉरिटी, एंड फॉर दैट रीजन जो एजेंट है वो अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा प्रिंसिपल के साथ तो वो थर्ड पार्टी को लायबल होगा अगर प्रिंसिपल बाउंड नहीं है, और अगर प्रिंसिपल बाउंड हो जाता है तो फिर एजेंट जो है वो प्रिंसिपल को लायबल होगा कि वो थर्ड पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट की वजह से जो नुकसान होता है उसको पूरा करे. सो इस सिचुएशन में जहाँ पे एजेंट अपनी अथॉरिटी से एक्सीड करता है, तो अल्टीमेटली जो प्रॉब्लम है वो फिर एजेंट को ही फेस करना पड़ता है. अब however there might be problems in identifying the authority of a particular agent, कि उसकी अथॉरिटी कैसी थी. These arise mainly when agent makes an agreement with another party and the other party genuinely believes that the agent has the necessary authority, but in fact the principal has not given the agent that authority. तो थर्ड पार्टी ये बिलीव कर रही है कि एजेंट के पास अथॉरिटी है, जेन्युइनली बिलीव कर रही है, लेकिन प्रिंसिपल ने इनफैक्ट एक्चुअली वो अथॉरिटी एजेंट को नहीं दी हुई. तो इस वजह से जो अथॉरिटी ऑफ एजेंट है उसको जरा तीन कैटेगरीज में देखा जाता है. द अथॉरिटी ऑफ एन एजेंट टू एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल मे बी एनी ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ अथॉरिटी. एक्सप्रेस अथॉरिटी, इंप्लाइड अथॉरिटी, ये दोनों ही एक्चुअल अथॉरिटीज कंसीडर होती हैं. और ऑस्टेंसिबल अथॉरिटी या अपेरेंट अथॉरिटी, जो एक्चुअल नहीं होती लेकिन क्योंकि प्रिंसिपल ने कुछ ऐसा किया होता है जिसकी वजह से थर्ड पार्टी ये बिलीव करती है और राइट एट राइट होती है कि वो बिलीव करे कि ये शख्स जो है वो इस प्रिंसिपल का एजेंट है, और उस बेस पर जो कॉन्ट्रैक्ट होगा तो बाइंडिंग होगा प्रिंसिपल के ऊपर. सो एक्चुअल अथॉरिटी की दो टाइप्स हो गई, एक्सप्रेस अथॉरिटी एंड इम्प्लाइड अथॉरिटी, और दूसरी मेन टाइप अपेरेंट अथॉरिटी है जिसको ऑस्टेंसिबल अथॉरिटी भी कहते हैं.
तो अब इस पर हम कुछ टाइप्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो एक्सप्रेस अथॉरिटी, एक्सप्रेस का लफ्जी मतलब है कि जब आप स्पेसिफिकली कोई एक्शन करते हैं, वो रिटन हो, वो ओरल हो, तो उसके अंदर वर्ड्स इन्वॉल्व होते हैं जिसके थ्रू आप कॉन्ट्रैक्ट करें, तो एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। अथॉरिटी का भी कॉन्सेप्ट यही है। एन एग्रीमेंट इज एक्सप्रेस इफ बोथ पार्टीज बाय वर्ड स्पोकन or written agree to create an agency relationship. A written agency agreement may give the agent express authority. Express authority is not unlimited. भाई अगर अथॉरिटी दे भी दी है तो मर्केंटाइल एजेंट को जो अथॉरिटी दी है वो गुड्स के लिए दी है, इमूवेबल प्रॉपर्टी, लैंड, बिल्डिंग सेल करने के लिए नहीं दी। अगर आप एक प्रॉपर्टी डीलर को एक्सप्रेस अथॉरिटी भी दे देते हैं अपना एक प्लॉट सेल करने का, तो इसका ये मतलब नहीं कि वो आपके सारे प्लॉट्स और बिलोंगिंग्स को सेल कर सकता है। So express authority is not unlimited power to do anything on behalf of the principal. The principal should specify what task the agent is required to perform and what power and authority the agent can exercise. अब ideally तो जितना clear लिखा होगा उतना problem कम आएगा। If the agent subsequently acts outside the limits of his express authority, अब जो उसे अथॉरिटी दी गई थी वो उससे ज्यादा का अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट कर देता है, this will affect the contractual relationship between the principal and third party. In such situation express authority तो नहीं होगी, लेकिन implied या ostensible authority हो सकती है। और लीगल कॉन्सिक्वेंसेस के प्रिंसिपल लायबल होगा या नहीं होगा वो डिपेंड करेंगे कि क्या थर्ड पार्टी को नॉलेज थी या नहीं थी। अबाउट व्हाट? दैट द एजेंट वाज एक्टिंग आउटसाइड द लिमिट ऑफ इट्स अथॉरिटी। तो इसको अब कुछ जो है केसेस से ज़रा अंडरस्टैंड करते हैं। पारस अपॉइंटेड आजम एज हिज एजेंट टू सेल हिज हाउस बाय रिटन पावर ऑफ अटॉर्नी। तो रिटन एग्रीमेंट है तो एक्सप्रेस हो गया। आजम सोल्ड द हाउस टू तारिक, तो आजम हैड एक्सप्रेस एक्चुअल अथॉरिटी एंड द ट्रांजैक्शन इज बाइंडिंग ऑन पारस। तो एक प्रॉपर अथॉरिटी थी, उस अथॉरिटी के अंदर रहते हुए काम किया तो प्रॉपर ट्रांजैक्शन हुई है, नो प्रॉब्लम इन एट ऑल इन दैट। तो प्रिंसिपल के ऊपर ये बाइंडिंग होगा। सेकंड केस है पारस अपॉइंटेड आतिफ एज हिज एजेंट टू सेल गुड्स एट हिज शॉप बाय अ वर्बल एग्रीमेंट। अब वर्बल हो या रिटर्न हो दोनों ही एक्सप्रेस होते हैं। आतिफ सोल्ड द गुड्स, आतिफ हैड एक्सप्रेस एक्चुअल अथॉरिटी एंड द ट्रांजैक्शन इज बाइंडिंग ऑन पारस। सो यहां पर अगर आप देखें कि अगर एजेंट विद इन एक्सप्रेस अथॉरिटी एक्ट करता है तो सिंपली प्रिंसिपल जो है वो लाइबल होता है टू द थर्ड पार्टी, और इस केस में तो कोई प्रॉब्लम हुआ ही नहीं। थर्ड पार्टी ने भी उसको एजेंट कंसीडर किया है, प्रिंसिपल की तरफ से भी उसको अथॉरिटी गिवन थी, तो प्रिंसिपल हैज टू बी लाइबल। एजेंट की ऐसे सिनेरियो में कोई लाइबिलिटी नहीं होगी। सेकंड टाइप है इंप्लाइड अथॉरिटी की। अब इंप्लाइड का मतलब होता है बाय कंडक्ट, यानी कंडक्ट से ये लग रहा होता है कि इस शख्स के पास ये अथॉरिटी है और एक्सप्रेसली शायद उसे वो अथॉरिटी ना दी गई हो। फॉर एग्जाम्पल एक कॉलेज के प्रिंसिपल के पास जो है ये अथॉरिटी होती है अक्सर कि वो किसी स्टूडेंट्स को फाइनेंशियली डिस्काउंट दे सकें। अब ये हम क्यों एक्सपेक्ट करते हैं कि एक कॉलेज के प्रिंसिपल के पास ये अथॉरिटी होगी? क्योंकि पोजीशन ऐसी है। इसी तरह अगर आप एक रेस्टोरेंट में जाते हैं और मैनेजर आपको कहता है कि जी अगर आप हमसे हॉल लेंगे या डेकोरेशन करवाएंगे तो आपको ये डिस्काउंट और ये पैकेज मिलेगा, तो आप एक्सपेक्ट करते हैं कि एक ये ऑथराइज पर्सन है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर एक मैनेजर के तौर पे काम कर रहा है। हो सकता है ऑनर ने उसको ऑथराइज ना किया हो इतने ज़्यादा डिस्काउंट देने का जितने वो कमिट कर रहा है, लेकिन इम्प्लाइड अथॉरिटी की बेस पर आप उससे कॉन्टैक्ट कर रहे होंगे। और अक्सर होता यह है कि ये इम्प्लाइड अथॉरिटी एक्चुअली होती है, क्योंकि किसी को मैनेजर अपॉइंट करने का मतलब ये है कि वो इस तरह की चीज़ों को मैनेज करे, डिस्काउंट्स को, निगोसिएशंस को। अब उसमें वो एक्सीड करता है या नहीं करता, ये फिर एक अलग इशू आ जाता है कि एक्सीड करेगा तो एक्चुअल से एक्सीड कर गया, विद इन अथॉरिटी काम कर रहा होगा तो उस पर कर रहा होगा। अब उसे आप किसी को अगर अपनी शॉप पे मैनेजर बनाते हैं तो एक्सप्रेसली ये लफ्ज थोड़ी बोलेंगे कि आई ऑथराइज यू टू सेल गुड्स ऑन माई बिहाफ। आप कहते हैं कि आपको मैनेजर अपॉइंट कर रहे हैं, यहाँ के मैटर्स को देखें और कोशिश करेंगे सेल बढ़ाएं, तो इम्प्लाइड है कि भाई वो फिर आपके बिहाफ पर सेल कर सकता है। तो इम्प्लाइड अथॉरिटी इज अथॉरिटी ऑफ एन एजेंट इन एक्सेस ऑफ हिज एक्सप्रेस अथॉरिटी which is inferred from the circumstances of the case, कि सिचुएशन के हिसाब से देखा जाता है। Scope of an agent authority may be increased by implied authority unless the third party has knowledge to the contrary. He is entitled to assume that agent holding a particular position has all the powers that are normally given to a person in such a position. तो ये एक्सपेक्ट करना कि एक कॉलेज के एडमिनिस्ट्रेटर या प्रिंसिपल के पास डिस्काउंट देने की अथॉरिटी है, ये अज्यूम करना कि एक रेस्टोरेंट के मैनेजर के पास
आपको जो प्राइसेस हैं उनको निगोशिएट करने की अथॉरिटी है। इसी तरह एक सेल्स पर्सन के पास जाके रेट डिसाइड करने की अथॉरिटी है। तो ये आप एज्यूम करने में बिल्कुल ठीक है, अनलेस के बड़ा क्लियरली वहाँ पर ये हो कि जी आप इनसे निगोशिएट नहीं करेंगे और ये एक स्पेसिफिक प्रोसीजर है जो आपने फॉलो करना है, या सिर्फ ऑनर जो है उसके साथ आप निगोशिएट करेंगे तो ये काम होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अगर इस तरह की कोई एक्सप्रेस वहाँ पर कोई बात हो आपको या नॉलेज हो तो फिर तो आपको वो करना चाहिए, अदरवाइज यू आर टोटली राइट टू एज्यूम कि एक पर्सन जो एक सर्टन पोजीशन पर है वो उसके मुताबिक अपनी अथॉरिटी एक्सरसाइज कर सकता है। सिनेरियो से इसको अंडरस्टैंड करते हैं। द परचेजिंग डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी में ऑर्डर अ क्वांटिटी ऑफ गुड्स फ्रॉम अ सप्लायर। परचेजिंग डायरेक्टर जो होता है वो कंपनी का एजेंट होता है। इन डूइंग सो द डायरेक्टर माइट एक्सीड द स्कोप ऑफ हिज एक्सप्रेस अथॉरिटी। अब एक्सप्रेसली शायद उसे मना किया गया हो कि भाई आपने 5 लाख से ज़्यादा की गुड्स नहीं खरीदनी, अगर 5 लाख से ज़्यादा की हो तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से आपको जो है ना अप्रूवल लेना चाहिए, या चीफ एग्जीक्यूटिव से लेना चाहिए, या मैनेजिंग डायरेक्टर से लेना चाहिए। So, in doing so, the director might exceed the scope of his express authority because the company policy might be that purchase above a certain value must be made by the managing director unless the supplier has knowledge। अब सप्लायर को तो नहीं पता कि भाई इनके ऊपर 5 लाख की जो है ना इंटरनल पॉलिसी के मुताबिक 500,000 की कोई लिमिट है या नहीं है। Unless the supplier has knowledge that the purchasing director has exceeded the limit of his authority, he is entitled to assume that the director does have the authority to purchase the goods. The company must accept that in the circumstances the purchasing director had implied authority। तो अगर हम सिचुएशन देखते हैं कि एक डायरेक्टर ने विद इन हिज इम्प्लाइड अथॉरिटी इज परचेजिंग डायरेक्टर और उसने गुड्स परचेज किए हैं और वो लिमिट से ज़्यादा कर लिए हैं, लेकिन ये बात थर्ड पार्टी को नहीं पता, थर्ड पार्टी ने तो इसकी इग्नोरेंस के अंदर ही उसको चीज़ों को खरीदने की बात कर ली, तो ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वैलिड होगा और प्रिंसिपल यानी यहाँ पर जो कंपनी है वो लायबल होगी। अब सबसे इंटरेस्टिंग टाइप ऑफ अथॉरिटी की तरफ आएंगे विच इज ऑस्टेंसिबल अथॉरिटी, और यहाँ से बात को पढ़कर जो है वो एजेंसी का रिलेशनशिप सही मायनों में क्लियर होगा। तो ऑस्टेंसिबल अथॉरिटी को अपेरेंट अथॉरिटी भी कहते हैं, और यही कॉन्सेप्ट हमने एजेंसी बाय स्टॉपल में पढ़ा था। सो ऑस्टेंसिबल अथॉरिटी टू वेज में राइज होती है, वेयर अ पर्सन मेक्स अ रिप्रेजेंटेशन टू थर्ड पार्टी that another person has the authority to act as his agent even though he has not actually been appointed as agent। अब अगर आप किसी को के बारे में कह देते हैं कि वो मेरा एजेंट है, हालांकि हो सकता है एक्चुअली वो आपका एजेंट ना हो, तो आपकी इस रिप्रेजेंटेशन की बेस पर वो उसकी अपेरेंट अथॉरिटी बन गई। अब अगर वो आपके बिहाफ पे कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है थर्ड पार्टी से विद इन द वे यू मेड द रिप्रेजेंटेशन, तो फिर आप लाइबल होंगे। वेयर अ पर्सन हैज प्रीवियसली रिप्रेजेंटेड to third party that another person has the authority to act his agent, और अथॉरिटी बाद में एंड कर दी जाती है, तो वो थर्ड पार्टी जिन्होंने प्रीवियसली डील किया था और उनको इन्फॉर्म नहीं किया गया। तो अब इसमें ये होता है कि आप सर्वेंट वाली एक एग्जांपल मैंने अपनी लास्ट वीडियोस में कवर की थी कि एक सर्वेंट को आप अक्सर एक शॉप पे भेजते हैं, वो वहाँ से जो है ना गुड्स खरीदता है क्रेडिट पर और बाद में आप पेमेंट कर देते हैं। तो आप बार बार एक पार्टी को, थर्ड पार्टी को ही रिप्रेजेंट करते रहें कि ये आपका एजेंट है और ये गुड्स क्रेडिट पे खरीद सकता है। आपने उसको जो है सर्वेंट को बाद में टर्मिनेट कर दिया, और वो टर्मिनेट आके गुस्से में आपके बिहाफ पर उधर से क्रेडिट पर बहुत सारी चीज़ें खरीद के जो है ना गायब हो जाता है। तो थर्ड पार्टी को आपने इन्फॉर्म नहीं किया था, तो अब आपको थर्ड पार्टी को पैसे तो देने पड़ेंगे। हाँ, बाद में ये कि आप अपने सर्वेंट को जो है ना ढूंढते हैं, लोकेट करते हैं और उस पर केस करके जो नुकसान हुआ है उसको रिकवर कर सकते हैं, लेकिन थर्ड पार्टी को आपको कंपनसेट करना पड़ेगा, उसको पेमेंट करनी पड़ेगी। हाँ, सही तरीका ये था कि जब आपने टर्मिनेट किया था तो साथ ही आप थर्ड पार्टी जिसके साथ पहले डीलिंग्स हो चुकी थी उनको इन्फॉर्म करते टर्मिनेशन का। फिर वो ये नहीं कह सकते थे कि जी हमने ये सोच कर डिलीवर कर दिया था कि ही वुड बी आस्किंग फॉर गुड्स ऑन योर बिहाफ। तो फिर जो है तो यहाँ पर यह है कि प्रीवियसली रिप्रेजेंट किया हो, बाद में आपने उसकी अथॉरिटी खत्म कर दी हो और लेकिन थर्ड पार्टी को इन्फॉर्म नहीं किया हो, तो वो भी एजेंसी बाय स्टॉपल या अपेरेंट अथॉरिटी का सिनेरियो बन जाएगा। अ पर्सन हु इज एजेंट बाय स्टॉपल हैज द ऑस्टेंसिबल अथॉरिटी दैट वुड बी अज्यूम्ड फॉर एनी सच एजेंट। द एक्जिस्टेंस ऑफ ऑस्टेंसिबल अथॉरिटी इज देयरफॉर फाउंड इन द केसेस ऑफ एजेंसी बाय स्टॉपल।
अब इसके सिनेरियोज देखते हैं, दैट वुड बी इंटरेस्टिंग। पारस राइट्स टू तलाल दैट आजम इज ऑथराइज टू सेल हिज कार। अब ये देखें, बड़ा क्लियर रिटन रिप्रेजेंटेशन दे दी और थर्ड पार्टी को बताया कि आजम जो एजेंट है वो ऑथराइज्ड है, उसकी कार सेल कर सकता है, और प्राइवेटली उसको इंस्ट्रक्ट किया भाई कार नहीं सेल करनी। तो एक्चुअल अथॉरिटी नहीं थी, लेकिन अब थर्ड पार्टी को तो यही पता है कि ये पर्सन तो ऑथराइज है सेल करने के लिए, और उसने सेल कर दी कार। तो सेल जो है वो प्रिंसिपल पर बाइंडिंग होगी। अब आजम की जो है यहां पर एक्चुअल अथॉरिटी नहीं थी, लेकिन ऑस्टेंसिबल अथॉरिटी थी। तो नो एक्चुअल अथॉरिटी बट अपेरेंट अथॉरिटी, तो प्रिंसिपल इज लायबल टू थर्ड पार्टी। ये अलग बात है कि बाद में प्रिंसिपल जो है वो एजेंट से पैसे रिकवर कर सकता है कि भाई मैंने आपको जो मना किया था तो आपको ये काम नहीं करना चाहिए था, आपने अपनी अथॉरिटी से एक्सीड किया एंड यू हैव टू कंपनसेट। Pasha leaves certain articles with Aslam, an auctioneer asking him not to sell them below a stated price. Aslam sells the articles to Tariq below the stated price. तो उसने गलत कर दिया एजेंट ने जी। तारिक नोज ऑफ पाशाज इंस्ट्रक्शन टू असलम। अब थर्ड पार्टी को जब पता है कि अथॉरिटी के ऊपर एक लिमिट है और फिर भी वो वैसा कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ये तो फिर ज़रा फ्रॉड वाली टाइप हो जाती है ना। तो पाशा कैन कैंसल दिस कॉन्ट्रैक्ट विद तारिक। प्रिंसिपल यहां पे लाइबल नहीं है, थर्ड पार्टी को पता था कि अथॉरिटी जो है वो लिमिटेड है, तो प्रिंसिपल इज नॉट लाइबल हियर। सेकेंड सिनेरियो देखते हैं, सिमिलर है। पाशा लीव सर्टेन आर्टिकल्स विद असलम एंड ऑक्शनियर आस्किंग हिम नॉट टू सेल देम बिलो अ स्टेटेड प्राइस। Aslam sells the articles to Tariq below the stated price. Tariq is ignorant of Pasha's instruction. To Aslam, Pasha cannot set aside the contract with Tariq. तो अब प्रिंसिपल लायबल है, प्रिंसिपल कैंसिल नहीं कर सकता। तो प्रिंसिपल को चीज़ तो सेल करनी पड़ जाएगी, लेकिन फिर ऑक्शनियर के इस एक्शन की वजह से जो उसे नुकसान हुआ है उसको वो उससे कंपनसेशन क्लेम कर सकता है। तो यहाँ दोनों सिनेरियो में डिसीजन फ़र्क हो जाता है, और वो सिर्फ इस बात पे फ़र्क हो रहा है कि यहाँ थर्ड पार्टी के पास नॉलेज थी इन द फर्स्ट सिनेरियो, और सेकंड वाले में थर्ड पार्टी के पास नॉलेज नहीं थी, थर्ड पार्टी वाज इग्नोरेंट। तो इसकी बेस पर जो केस का आंसर है वो डिफरेंट हो जाएगा। तो ये हमारी टाइप ऑफ अथॉरिटीज की डिस्कशन थी। अब कुछ पास्ट एग्जाम्स देखते हैं। तो ऑटम 2016 में ये एक 7 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया था। जिशान इज इंगेज इन द बिजनेस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग टाउन हाउसेज इन लाहौर फॉर द पास्ट मैनी ईयर्स एंड इनाम इज हिज एजेंट। तो जिशान इज प्रिंसिपल, इनाम इज एजेंट। Due to recent growth in construction business, Zishan has decided to buy a small cement factory in the outskirts of Lahore and has asked Inam to negotiate the deal with the seller. Inam, who has no technical knowledge of the cement industry, has employed Saqib for his assistance. तो एजेंट ने आगे एक और पर्सन अपनी असिस्टेंस के लिए हायर कर लिया, जिसको हम सब एजेंट कह देते हैं। So, under the provision of the Contract Act 1872, briefly describe the status of Saqib and whether Inam is justified in employing Saqib to perform his work. अब क्योंकि एजेंट आगे फर्दर किसी को एम्प्लॉय करता है तो उसे सब एजेंट कहा जाता है, तो ये सब एजेंट होगा। और क्या इनाम जस्टिफाइड है? अब बेसिक रूल तो ये होता है कि सब एजेंट नहीं हायर करना चाहिए, एक एजेंट को अपनी पर्सनल सर्विसेज देनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर बड़ा क्लियर है कि जिस तरीके के काम का कहा गया है उसमें एक प्रोफेशनल की जो है ना कंपिटेंस चाहिए, और इनाम के पास वो कंपिटेंस नहीं है। दिस इज़ नोन टू जिशान एज वेल। तो इनाम के लिए ऐसे प्रोफेशनल को हायर करना इन दीज सर्कमस्टांसेस सीम्स क्वाइट रीजनेबल एंड जस्टिफाइड। तो ये जस्टिफाइड होगा, और इसको जो है ना नेचर ऑफ सिचुएशन कॉन्टेक्स्ट जो है उसको देखते हुए अलाउ होना चाहिए। दूसरी बात यह कि साकिब की रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स इनाम एंड जिशान, तो साकिब रिस्पॉन्सिबल नहीं है जिशान को, साकिब रिस्पॉन्सिबल है इनाम को, और वो जिशान को सिर्फ तब रिस्पॉन्सिबल होगा अगर कोई फ्रॉड या विलफुल जो है ना मिसकंडक्ट किया जाता है। तो इनाम को तो टोटली लायबल है, जिशान को जनरली लायबल नहीं है।
लेकिन फ्रॉड और विलफुल मिसकंडक्ट की सूरत में लायबल हो सकता है। थर्ड, इनाम्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर साकिब एक्ट इफ इम्प्लाइड विदाउट जिशान अथॉरिटी। अगर जिशान के अथॉरिटी के बगैर उसे किया गया, यानी प्रॉपर अपॉइंटमेंट नहीं है सब एजेंट की, तो फिर साकिब जो है वो जिशान को तो बिल्कुल लायबल नहीं है। फिर इनाम का स्टेटस हो जाएगा एजेंट के साथ साथ प्रिंसिपल का, और साकिब का स्टेटस हो जाएगा इनाम के एजेंट का। और जो इनाम है वो फिर साकिब के एक्ट्स के लिए ओरिजिनल प्रिंसिपल यानी जिशान को भी लायबल होगा, और थर्ड पार्टीज जिनके साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उनको भी लायबल होगा अगर कोई भी प्रॉब्लम अराइज होता है। तो ये आंसर अब हम देखते हैं। साकिब मे बी रिगार्डेड एज अ सब एजेंट as he is appointed by and acting under the control of Inam in the business of agency. मैन एजेंट कैन नॉट डेलीगेट, तो जनरली तो ये है कि डेलीगेट नहीं कर सकते। unless it is required by the ordinary custom of trade or the work undertaken by Inam is of such nature that it requires delegation. In the above circumstances एक प्रोफेशनल ज़रूरी था, तो इनाम जस्टिफाइड है। सब एजेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, तो वो इनाम को रिस्पॉन्सिबल है, जिशान को नहीं है, सिवाय फ्रॉड और विलफुल रॉन्ग की सूरत में। एजेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर अपॉइंटमेंट प्रॉपर ना हुई होती, तो अगर ये सिचुएशन है तो फिर इनाम स्टैंड टुवर्ड्स साकिब इन रिलेशन टू प्रिंसिपल टू एन एजेंट। हालांकि वैसे वो एजेंट और सब एजेंट थे, लेकिन अब उन्हें प्रिंसिपल और एजेंट समझा जाएगा। और साकिब इनाम जो है वो रिस्पॉन्सिबल होगा फॉर साकिब एक्ट बोथ टू जिशान विच इज प्रिंसिपल एंड थर्ड पर्सन। फिर जी एक ये सिंपली डेफिनेशन एक किस्म की देनी है विद सम एक्सप्लेनेशन, बिकॉज जो वर्ब है वो डिस्क्राइब का है। 2 मार्क्स का क्वेश्चन स्प्रिंग 18 से कि अंडर द प्रोविजंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डिस्क्राइब को एजेंट। तो एक एजेंट जब एक्सप्रेस या इम्प्लाइड अथॉरिटी के मुताबिक अपने प्रिंसिपल को किसी एक और शख्स को भी रेकमेंड करता है, नेम करता है टू वर्क फॉर द सेम थिंग, तो वो सब एजेंट नहीं कहलाता, बल्कि वो प्रिंसिपल का ही एक एजेंट कहलाता है। सो इसमें जो एजेंट की अथॉरिटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो इस एक्सटेंट तक होती है कि वो केयर के साथ किसी को भी रेकमेंड करे, रेफरेंस दे, और फिर जो है वो लाइबल नहीं होता दूसरे पर्सन के एक्ट के लिए, और वो प्रिंसिपल को अलग रिप्रेजेंट कर रहा होता है, और जो सेकंड को एजेंट होता है वो प्रिंसिपल को सेपरेटली रिप्रेजेंट कर रहा होता है। प्रिंसिपल दोनों के एक्ट्स के लिए डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होता है। Noman rented his house to Ehsan under a contract terminable on 3 months' notice. Noman's wife, without discussing with Noman, sent a termination notice to Ehsan. तो विदाउट अथॉरिटी जी एक नोटिस दे दिया। When Noman came to know of the situation, he ratified. तो बाद में जो है प्रिंसिपल ने उसको रेटिफाई कर दिया। डिस्कस वेदर द नोटिस गिवन बाय नोमान्स वाइफ इज़ वैलिड, ये वैलिड नहीं होगा। और क्यों वैलिड नहीं होगा, क्योंकि जो टर्मिनेशन वगैरह यहाँ यानी जहाँ पर थर्ड पार्टी को डैमेज की बात की जाए तो वहाँ पे एक्ट रेटिफाई नहीं हो सकता। An act done by one person on behalf of another without such other person's authority, which if done with authority would have the effect of terminating any right or interest of a third person, cannot be ratified. तो ये जो है हमारा रूल ऑफ लॉ है, इसको देखते हुए जो नोटिस है वो वैलिड नहीं होगा। नोमान अगर चाहता है टर्मिनेट करना तो उसे एक फ्रेश नोटिस देना पड़ेगा, जहां से 3 मंथ्स का टाइम दोबारा शुरू हो। While attending a seminar, Khidr told a group of people on his table that he is the agent of Lucky. Lucky smiled, considering it a joke, and here the Lucky became unlucky. Later, Muiz, who was sitting on the table, sold security cameras and surveillance system to Khidr on credit, believing him to be agent of Lucky. अब यहां पर देखें कि लकी का ये जो सिचुएशन में स्माइल करना था और डिनाई ना करना था, जब किसी ने उस अपने आप को उसका एजेंट बताया सामने उसके, अगर तो उसकी एब्सेंस में बताया होता तो वो देखें उसको क्या पता होता, फिर तो वो लायबल ना होता, लेकिन उसकी प्रेजेंस में बताया और उसने उसको डिनाई नहीं किया,
और उसको एक सॉफ्ट लिया, तो ये बड़ा केयरफुल रहना चाहिए बिजनेस सिचुएशंस में। तो यहाँ पर उसने एक किस्म की रिप्रेजेंटेशन दे दी कि खिज़र उसका एक एजेंट है, एजेंसी बाय स्टॉपल की, और खिज़र अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट अब कर रहा है विद मुइज़ थर्ड पार्टी, तो वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट समझा जाएगा। हाँ, अब लकी को पेमेंट करनी पड़ जाएगी मुइज़ को, बाद में बहरहाल जो लकी को नुकसान होता है वो खिज़र से रिकवर कर सकता है। So let's read the answer. Khizr in this situation has become agent of Lucky by Stoppel. Lucky is bound by this transaction and he stopped from denying the existence of agency since he gave out clear representation to others by smiling and keeping quiet. Muiz relied on representation of existence of agency. Thus, if he suffers a loss from transaction, he may hold Lucky liable as principal. और फिर लकी जो है वो खिजर से रिकवरी कर सकता है। Under the Contract Act 1872 state an agent's responsibility in case he appoints a sub-agent without having a principal authority। अब देखें जो सिनेरियो बनता है वो कुछ इस तरह का बनता है। तो जहां पर विदाउट अथॉरिटी होगा, तो पहली बात तो ये कि एजेंट को प्रिंसिपल और सब एजेंट को उसका एजेंट समझा जाएगा। अब सब एजेंट के जो एक्ट्स हैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी? रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी एजेंट की, और रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी तरफ होगी? टुवर्ड्स प्रिंसिपल भी होगी और थर्ड पार्टीज भी होगी। So when an agent without having authority to do so has appointed a person to act as a sub-agent, the agent stands towards such person in relation of a principal to an agent and is responsible for the acts of sub-agent both to the principal and to third person. So that's all for today. Have a good day.